नमस्कार, मनी गुरु के इस एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। लगातार निवेशकों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बन के सामने आई है वो रहती है या तो निवेश के बाद रिटर्न या फिर निवेश के लिए जुटाई गई रकम। आज हम उसी में बातचीत करना चाह रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन को लेकर, यानी कि जब भी आप कभी लोन लेते हैं किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन से वो गोल्डन रूल हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको लोन लेने में और साथ साथ लोन की चुकाने में या फिर लोन की भरपाई करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे साथ आज के हमारे जानकारी मौजूद है। फिरोज अजीज हैं अंडाटी वेल्थ मैनेजमेंट से। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बड़ी समस्या कभी कभी कर्ज बन जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे चुकाते चुकाते में कई असेट्स भी बेचने पड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लोग ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से क्वांटम को लेकर या फिर लोन की अदायगी को लेकर। किन चीज़ों को आपको लगता है कि सबसे पहले मद्देनजर रखना चाहिए, जिसके बाद आधार पर ही आगे चल के चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, जैसे आपने सही कहा सुमित कि होम लोन एक बहुत बड़ा लोन होता है एक इंडिविजुअल के सर पे। तो उसको बहुत समझदारी से, बहुत केयरफुली रूल्स ले डाउन करके डूज एंड डोंट्स की पूरी जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी पीरियड्स भी काफ़ी लंबी होती हैं। अनलाइक अ पर्सनल लोन, अगर आपने कार लोन लिया हो तो 3, 4, 5 साल की पीरियड्स होती हैं। पर्सनल लोन 1 साल 2 साल की पीरियड्स होती हैं। ये एक इंसान की लाइफ में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड का लोन होता है। तो इसको बहुत केयरफुली उसके डूज एंड डोंट्स आइडेंटिफाई करना, गोल्डन रूल्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने सही फरमाया। अब कितना लोन लिया जाए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो अपनी जो लिमिट्स हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं और अपना बजट घर खरीदने का काफ़ी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आप अपग्रेड करना चाहते हैं बड़ा साइज का घर। सो हमेशा ये याद रखें कि एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग आपकी टोटल सैलरी से जो ईएमआई आती है उससे 25 to 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आइडियली, और 70% आपका फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स में उतार चढ़ाव हो और ईएमआई अगर बदले तो आप उसको फंड कर पाएं। सो हाउ मच टू बोरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट शुड नॉट बी सुपरसीडिंग 30% ऑफ योर टोटल सैलरी। ओके, फिरोज जी आपने 30% की बात कर दी, लेकिन इस 30% में अगर मान लीजिए इसका ब्रेकअप करना हो, से कोई भी इंडिविजुअल अगर घर के लिए और गाड़ी के लिए, दोनों के लिए, या फिर एक पर्सनल लोन छोटा सा लेना चाहता है, तो अगर उसका इंडिविजुअल ब्रेकअप किया जाए तो एक किसी भी जो दर्शक या निवेशक है उसके लिए कितना परसेंट उसकी टोटल कमाई का हिस्सा एज एन लोन में इंडिविजुअली, लाइक पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन में जाना चाहिए? देखिए, अगर पूरों को मिलाया जाए, कभी भी अपनी 50% से ज़्यादा सुपरसीड तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर सबको मिलाया भी जाए, अगर मैंने तो 30% की लिमिट सिर्फ होम लोन के लिए कही थी, क्योंकि होम लोन एक अच्छा लोन है, क्योंकि कार के लिए लोन लेना, आप उस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं जिसकी डेप्रिसिएशन होती है। घर की एटलीस्ट एप्रिसिएशन की संभावना होती है फ्यूचर में जाके। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, होम लोन 30% एंड पर्सनल एंड कार लोन शुड बी 20% एट मैक्सिमम। ओके, एक मैक्सिमम लिमिट्स हैं, एडवाइजेबल लिमिट्स थोड़ी कम रहेंगी जी। एक और जो समस्या लोगों के सामने आती है वो होती है कि इजी लोन कैसे मिले, क्योंकि बाजार में लोन के अवेलेबल ऑप्शंस जो होते हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जो रेट्स पे वो देख के जाते हैं एडवर्टीजमेंट की, इस रेट पर उन्हें लोन मिलना चाहिए, उस पर मिलता नहीं है। तो अगर इजी लोन या फिर सही आकलन अपने लोन का करना हो कि यहाँ से अच्छा लोन मिल सकता है, आप इस बैंक से या फिर इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, उसका आकलन कैसे किया जाए? देखिए, ये लॉजिक की बात है कि जिस बैंक की बोरोइंग कॉस्ट कम से कम होगी, उसकी लेंडिंग कॉस्ट भी उतनी ही कम होगी। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। एमएनसी बैंक्स जिनकी फॉरेन फंडिंग काफ़ी होती है, उनके रेट्स बहुत कंपेटिटिव होते हैं, क्योंकि उनकी हेडक्वार्टर्स बाहर होती है और उनकी डॉलर डिनोमिनेटेड बोरोइंग्स होती हैं, तो उनकी कॉस्ट, उसकी कंपेटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो जब रेट घटाते हैं वो भी काफ़ी स्टीपली घटाते हैं। तो एमएनसी बैंक से लोन लेना एक ज़्यादा समझदारी होगी। अगर एमएनसी बैंक से लोन ना मिले आपकी लिमिट का, तो फिर आप पीएसयू बैंक्स से लोन लेंगे, क्योंकि उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम होती है। टू आंसर योर क्वेश्चन, पीएसयूज एंड एमएनसी बैंक्स आर अ गुड सोर्स। प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स की बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी लेंडिंग कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। और अगर जैसे आरबीआई रेट दरें घटाता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो रेट पास ऑन करती हैं बेनिफिट, वो काफ़ी स्लोली करती हैं, देखा गया है हिस्टोरिकली। 2 सवाल एक साथ बनते हैं। पहली चीज़ कि अगर लोन लेते हैं तो
सबसे पहले सब लोग बोलते हैं कि ब्याज दरों पर नज़र रखिए, आरबीआई ने रेट घटाया नहीं, ईएमआई सस्ती हुई नहीं, बैंक्स लोन को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट एक बनता है किसी भी आम आदमी के लिए। दूसरा, अगर आसानी से उनको लोन मान लीजिए स्विच करने का मौका मिलता है तो बैंक्स बहुत सारे प्रीपेमेंट चार्जेस लगा देते हैं। कई जगहों पे एक क्लॉज होता है कि वो नहीं लगाएंगे प्रीपेमेंट चार्जेस। कब इन किसी भी इंडिविजुअल को अपने लोन्स को स्विच कर लेना चाहिए या रीपे कर देना चाहिए? और दूसरा कि आरबीआई के जो ये रेट कट का सिलसिला चलता है, कितना इंडिविजुअल पर इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया आपने कि जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलने या ना मिलने से कितना अंतर होता है। एक्चुअली क्योंकि इसकी लोन टेन्योर्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर 2% की इंटरेस्ट रेट आपकी घटी हो, जैसे कि सवा साल में हमने देखा है कि आरबीआई ने ऑलमोस्ट 2.25% की इंटरेस्ट रेट्स घटाई हैं, बट वो पास ऑन नहीं हुई हैं लोन बोरोवर्स को। अगर वो पास ऑन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11.5% की इंटरेस्ट रेट या 11.75% की इंटरेस्ट रेट से अगर 9.75 पे आ जाएं और 18 साल अगर बाकी हों आपके लोन के, तो आपको 52 ईएमआईज की बचत मिल जाएगी। 52 मंथ्स की जो ईएमआई आपको पे करनी है वो आपको अब पे नहीं करनी पड़ेगी, जो कि 4 साल से ज़्यादा होते हैं। 4.5 साल का आपका किश्तों का डिस्काउंट हो जाएगा आपका। सो ये इफेक्टिवली रेट पास ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए अपने बैंकर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। सो रेट अगर पास ऑन ना हो तो आपको अपने बैंकर से बात करनी चाहिए। अगर वो नेगोशिएट नहीं करते और आपका रेट कम नहीं करते तो आपको स्विच ज़रूर करना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको प्री पेमेंट की चार्ज की बात उठती है। तो अगर आप जब भी लोन लें तो प्रीपेमेंट क्लॉज को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो आपको मैनेज करने की क्षमता देता है और कॉम्पिटिटिवनेस बरकरार रखता है अपने प्रेजेंट लेंडर में। अगर प्रीपेमेंट चार्जेस बहुत होते हैं तो लेंडर नेगोशिएट नहीं करता है। तो अगर 1% का रेट कट हो और आपको वो ना मिले तो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने प्रीपेमेंट चार्जेस को इवैल्यूएट करना चाहिए और अपने बेनिफिट को इवैल्यूएट करना चाहिए। ज़्यादातर ये होता है कि बेनिफिट प्रीपेमेंट चार्जेस से ज़्यादा होते हैं जी। और इसका एक और तोड़ है कि अगर आपने हाइब्रिड होम लोन लिया तो प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होती हैं। सो उस लोन को कहते हैं हाइब्रिड होम लोन। उसमें 3-4 साल पे भी अगर आपने पूरी लोन पे कर दी तो भी आपको प्रीपेमेंट चार्जेस बहुत कम होती हैं। जी फिरोज जी, एक छोटा सवाल ये भी उठता है कि जब भी किसी के पास मान लीजिए लोन लिया है किसी ने एक लंबी अवधि के लिए, से 10 साल के लिए, और किसी को रकम आसानी से मिल जाती है और उस लोन को रीपे करना चाहता है, तो क्या वो लोन की अवधि घटाए या वो लोन का प्री पेमेंट करके जो उसका अमाउंट है उसे कम करे या जो उसकी ड्यूरेशन है उसे कम करे? उसके लिए ज़्यादा एडवाइसेबल क्या होगा? देखिए, ये जो इसका आंसर है वो स्टेबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है, वो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन इसका आंसर डिक्टेट करता है। करंट सिचुएशन में उसको अगर जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने लग रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको अपनी अवधि कम करनी चाहिए, ना कि फुल पेमेंट करनी चाहिए। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना हो तो आपको अपनी पीरियड्स को घटाएं, ना कि अमाउंट ईएमआई बढ़ाएं। ईएमआई बढ़ा के पीरियड्स घटानी समझदारी होगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हो तो यू हैव टू डू जस्ट द ऑपोजिट। जी, एक सवाल ये भी उठता है आमतौर पे जब भी कभी कोई लोन लेने जाता है, स्पेशली कार लोन के केस में, कार लेते समय से अगर 4 लाख की गाड़ी कोई लेने जा रहा है या 5 लाख की गाड़ी लेने जा रहा है और उस पर लोन लेता है तो कभी कभी 5 साल या फिर आमतौर पे कन्विंस होने के बाद वो 7 साल तक का लोन भी ले लेता है। उसके लिए एडवाइजेबल क्या है? क्या उसे 5 साल 7 साल की रहना चाहिए या फिर ज़्यादा ईएमआई का बर्डन झेल के उसके लिए 3 साल की अवधि जो है वो ज़्यादा बेहतर है? लोन को छोटा रखें या फिर लोन की ईएमआई को कम करके अपनी अवधि बढ़ाएं? ये ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा किसी भी आम आदमी के लिए? जब भी अगर डिप्रिशिएटिंग एसेट हो तो पीरियड्स को जितना कम हो सके उतना कम रखिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं। ये तो आपकी जो एसेट है वो डिप्रिशिएट हो रही है। अगर आप जब ये 5 साल बाद ये कार बेचेंगे तो शायद ही आपको उसके आधा दाम मिलेगा जिसमें आपने खर्चा किया है। तो वेन एवर देयर इज डिप्रिशिएटिंग एसेट, सबसे कम अवधि का लोन लेना चाहिए। और इनकी इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा होती हैं होम लोन के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी रिस्क बैंकर के पर्सपेक्टिव से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनकी इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा होती है और ये एसेट भी डिप्रिशिएटिंग एसेट होती है। तो इसकी जितनी कम हो सके
उतनी अवधि रखें। अगर 2 साल 3 साल में आप अगर प्री पेमेंट कर पाएं तो ये लोन पहले खत्म करना और इसको चुकता करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होम लोन अगर एक मोस्ट कॉम्पिटिटिव लोन है एक इंडिविजुअल को जो मिल सकता है, तो उसको बरकरार रखें। और कार लोन्स अगर हों तो यू शुड चूज टू क्लोज द कार लोन एज अगेंस्ट द होम लोन। जी, एक छोटा सवाल और है, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड के साथ सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि जब भी कभी ड्यू डेट निकल जाती है, मिनिमम अमाउंट देके काम चल जाता है। कितना एडवाइजेबल है ये काम करना और कितना बड़ा रिस्क ये पोज करता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए इसके पास क्रेडिट कार्ड है या उस तरह के लोन के साथ वो काम कर रहा है? क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम पेमेंट एक मार्केटिंग गिमिक है और मिनिमम पेमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फुल पेमेंट ही करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान को और कोई भी मोर एक्सपेंसिव लोन का अंदाजा नहीं होगा इसमें। अगर आपने उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि अगर 50,000 रुपीज अगर आपने पेमेंट मिनिमम पेमेंट की और 50,000 बैलेंस रखा अपने क्रेडिट कार्ड पे 20 सालों के लिए हाइपोथेटिकली, तो आपको 1 लाख की जगह आपको उसके 50 गुना 50 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। सो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इनकी जो इंटरेस्ट रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 22 to 33% होती हैं। तो क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम पेमेंट्स बहुत बड़ी मार्केटिंग गिमिक है, उसके लिए प्रे ना हो। फिनेंशियल पर्सनल फाइनेंस को वो ऑफ द वैक डाल सकता है और उसको डिरेल कर सकता है। तो क्रेडिट कार्ड में तो यू शुड पे एवरी पेनी। चलिए, तो आपको हर पेनी देनी हो क्रेडिट कार्ड की, जब भी ड्यू डेट हो उससे पहले एक एक रकम की जो पूंजी है वो जरूर चुका दें, वरना वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। अहम चीज़ है कि इंश्योरेंस कराना चाहिए कि नहीं लोन का, ये एक नया सब्जेक्ट है अजीज साहब, क्योंकि लोन सभी लेते हैं लेकिन लोन के ऊपर एडिशनल कॉस्ट खर्च हो इंश्योरेंस की, वो कोई नहीं करना चाहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये लोन का इंश्योरेंस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से लोन का इंश्योरेंस एक कंसिडर करना चाहिए, डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और ये देखना चाहिए आपको कि आपकी जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, एक इंडिविजुअल की जैसे कंपनियों की बैलेंस शीट बनती है वैसे ही एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट एवरी फाइनेंशियल ईयर बननी चाहिए। और जब अगर आप देखें कि आपकी एसेट्स कम और लायबिलिटी ज़्यादा हो तो उसका जो डिफरेंस है उतने का आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप अगर होम लोन लेते हैं उसके क्वांटम ज़्यादा रहते हैं, तो आप स्टैंड लोन एक होम लोन की भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट अगर आपकी एसेट्स बहुत ज़्यादा हों और आपके लोन्स कम हों तो आपको शायद इंश्योरेंस पे पैसे ज़्यादा स्पेंड नहीं करने चाहिए इस लोन के चलते। सो नेट ये कहना चाहूंगा कि आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस हो एसेट और लायबिलिटी, और लायबिलिटी ज्यादा हो तो उस डिफरेंस का टर्म लोन लेना जरूरी है। अगर होम लोन स्टैंड लोन बहुत बड़ा हो तो उसका डेफिनेटली टर्म लोन लेना ही चाहिए। बिकॉज अगर आपको एक अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो डिपेंडेंट्स पे बहुत इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर दोनों ही आ जाते हैं, तो ये दोनों संभालना एक फैमिली के लिए टफ हो जाता है। जी, तो ये क्वांटम कितना होना चाहिए? अगर ऐसे इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसका क्वांटम क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपने एक लोन लिया हुआ है फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट का, और आपको वो एक्स अमाउंट आपकी एसेट्स से सुपर नॉर्मली ज़्यादा है, तो पूरे एक्स अमाउंट की टर्म कवर लीजिए। स्पेशली अगर लास्ट 5-6 सालों में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत आ गई है इंश्योरेंस कंपनियों में, और टर्म इंश्योरेंस एक यंग आदमी को मिलना 30-35 ईयर्स बहुत इनएक्सपेंसिव हो गया है। एक 50 लाख रुपए का कवर अगर आपको महीने साल के 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपए में मिलता है, जो कि कार इंश्योरेंस से सस्ता है कई गुना, तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और पहले के ज़माने में जो इंश्योरेंस की टर्म प्लान्स की प्रीमियम्स होती थी वो आज आधी हो गई हैं, तो इसका फ़ायदा लेना और पूरे होम लोन को कवर करने में ही समझदारी होगी। चलिए, तो आप ज़रूर लें, अगर आपने लोन ले रखा है तो उसके ऊपर टर्म ज़रूर लें, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग अगर होती है तो उस केस में आपको जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो लोन के रीपेमेंट को लेकर, आपके परिवार वालों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक और चीज़ अजीज साहब, जो दिक्कत होती है वो ये कि कई बारी ऐसे भी केसेस आते हैं कि कोई भी लोन लिया जाता है, उस लोन का इस्तेमाल निवेश करने के लिए किया जाता है। आमतौर पे ऐसे कई इंस्टेंसेस भी सुनने को मिले हैं जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू रकम उठाई जाती है, निकाली जाती है कैश को, और उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है स्टॉक मार्केट में या किसी और जगह पर। कितना एडवाइसेबल है ये और कितना बड़ा फ्लॉ हो सकता है अगर कोई भी ऊंच नीच होती है बाजारों को लेकर या इंटरेस्ट रेट को लेकर? जी देखिए, क्रेडिट कार्ड से जो कैश विड्रॉ होता है
उसकी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं। 36% 3% कंपाउंडेड मंथली होती हैं, जो कि 40-45% होती हैं। और आपने देखा है कि कोई भी एसेट क्लास इंडिया में ये क्षमता नहीं रखती कि वैसी रिटर्न दे पाए। तो आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि ऐसी कोई एसेट क्लास 5 ईयर, 10 ईयर, 1 ईयर, 20 ईयर पीरियड्स में भी, कोई भी टाइम फ्रेम्स में कोई भी एसेट क्लास ऐसी नहीं है जिन्होंने इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे ये स्ट्रेटजी, वो स्टार्टिंग में ही गलत हो जाएगी। तो ये तो कंप्लीट नो है और इस ट्रैप में किसी को स्टक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऑन कैश विड्रॉवल्स of credit card is as high as 36% and more. So क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करके इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी ये श्योर शॉट फेलियर है। कोई भी संभावना नहीं है कि आप 40-45% की रिटर्न बीट कर पाएंगे कोई भी एसेट क्लास में, क्योंकि हिस्टोरिकली एक्विटीज ने 15 से 17% की रिटर्न दी है और रियल एस्टेट ने भी उतने की रिटर्न दी है। तो रिस्क एसेट क्लासेस ने भी उसको अंडर परफॉर्म किया है। तो क्रेडिट कार्ड से प्लीज कैश ना उठाएं और बैंकों का फायदा ना कराएं और अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को इंटैक्ट रखें। लेकिन अगर पर्सनल लोन उठा के कोई काम करता है तो देखिए, पर्सनल लोन का जो रेट्स होते हैं 15-17% तक होते हैं, बट उसमें भी अगर आपको बहुत अच्छा रेट मिले तो फिर कंसिडर किया जा सकता है। बट मेरे हिसाब से लोन लेके इन्वेस्ट करना और लेवरेज कहते हैं उसको टेक्निकल नॉमेनक्लेचर में, ये हमेशा रिटेल निवेशक के लिए समझदारी नहीं रही है, क्योंकि रिटेल निवेशक हमेशा एंड में, बुल रन की एंड में आते हैं और उधर से डाउनफॉल्स ही रहते हैं। तो कोई भी लेवरेज करके इन्वेस्टमेंट करना एक आम निवेशक के लिए डेफिनेटली समझदारी नहीं होगी। जी, एक सवाल ये भी उठता है अजीज साहब कि कभी कभी होम लोन लेने जाने पर, होम लोन ना मिल पाने पर, आमतौर पर कोई भी आम आदमी पर्सनल लोन लेके अपने उस पर्पस को सॉल्व कर लेता है, या उसको होम लोन की जगह पर्सनल लोन के थ्रू उसको उस असेट्स को खरीदने की कोशिश करता है। ये कितना एडवाइसेबल है? अगर किसी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपको नहीं लोन मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी कंडीशन या बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन और वॉट एवर, उस केस में क्या उसे पर्सनल लोन लेके उस प्रॉपर्टी को लेना चाहिए या फिर उसे कोई और प्रॉपर्टी देखनी चाहिए जहाँ पर लोन मिल पाए? देखिए, मेरे हिसाब से तो पहले तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, अगर कोई बैंक उसको लोन लेने के लिए तैयार नहीं है तो आपको उस प्रॉपर्टी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बैंकर्स जो हैं बहुत अहम डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, जो एक रिटेल आदमी के लिए, एक घर खरीदने वाले के लिए वो मुनासिब नहीं होता है। तो अगर बैंक्स उस प्रॉपर्टी को अप्रूव नहीं करती हैं तो उस पर तो कभी भी आपको वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया होगा और उसने रिजेक्ट किया है, तो उसको ना खरीदें। अगर आपको लोन की एलिजिबिलिटी नहीं है तो सवाल दूसरा उठता है कि आपकी कितने पोर्शन की लोन आपको मिल चुकी है। अगर छोटी सी गैप है और अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए था और सिर्फ 8 का होम लोन मिला है, तो 2 लाख की आप पर्सनल लोन लेके गैप पूरी कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ 2 ही मिला है और 8 लाख की पर्सनल लोन लेनी है तो नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी गैप हो तो पर्सनल लोन के द्वारा उसको फुलफिल करिए। और अगर फर्स्ट पॉइंट जो बहुत अहम पॉइंट है कि अगर प्रॉपर्टी बैंकर्स से अप्रूव ना है तो उसको ना ले, क्योंकि कोई भी लिटिगेशन होगा जो एक आम निवेशक को, आम होम बायर को वो नहीं मिल पाता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और बड़े लॉयर्स, बैंकर्स के जो होते हैं, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस करके अगर उसको रिजेक्ट किया है तो प्लीज कितनी भी अट्रैक्टिव डील हो वो घर ना खरीदें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए और निवेशों की जो समस्याएं हैं लोन को लेकर वो दूर करने के लिए। तो मनी गुरु में आज हमने बात की लोन को लेकर और उम्मीद आपके सभी क्वेरीज इसके अंदर रिजॉल्व हुई होंगी। कल फिर हम लौटेंगे और बातचीत करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए जानकार के साथ। हमारे साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए